लिमो तक लौटते समय नंबर ने अपने पिता से एक शब्द भी नहीं कहा। उसके फादर सख्त और गंभीर इंसान थे, लेकिन गुस्सा शायद ही कभी दिखाते थे। फिर भी कुछ मौके ऐसे आए थे जब उन्होंने आपा खो दिया था, और वो हर बार बिजनेस से जुड़ा हुआ था। अभी अगर किसी ने एक गलत शब्द भी कह दिया तो विस्फोट तय था। नंबर जानता था कि उन्हें किस बात ने ट्रिगर किया था। एक गैंग सीधे सामने आकर उनकी मेहनत के 85% पर दावा ठोक रही थी। ये नेगोशिएशन नहीं था, ये डकैती थी, वो भी उनकी आंखों के सामने। सब चुपचाप लीमो में बैठे, कहने को कुछ था ही नहीं। कार में सिर्फ नंबर और फ्रीक्स थे। असल में हैरी कार्डेनेज ही कंपनी के सोल डायरेक्टर थे, कोई पार्टनर नहीं। ये कंपनी उन्होंने जीरो से बिल्ड की थी, और वो इसे ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे, किसी के साथ या बिना। कुछ देर बाद हैरी ने गहरी सांस ली। माफ करना, तुम्हें ये सब देखना पड़ा, उन्होंने कहा। उनकी रेपुटेशन के हिसाब से मुझे लगा था चीजें स्मूदर होंगी। खैर, टियर 2 सिटीज और भी हैं। हमें बस नए सिरे से प्लान बनाना होगा और देखना होगा कि कौन से शहर किंग्स के इन्फ्लुएंस में कम है। नंबर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। सच तो यह था, वो खुश था कि डील टूट गई। अगर स्लिथ सच में स्टाई का फादर है तो आगे चलकर हालात खराब होना तय था। मीटिंग देखकर तो यही लगता था, दोनों रिलेटेड हैं। ग्रेड ए आर्सहोल्स। नंबर मन ही मन मुस्कुराया। अचानक कार झटके से रुकी। ड्राइवर ने ब्रेक्स जोर से दबाए। सीट बेल्ट नंबर के सीने पर लॉक हो गई। अगले ही पल टायरों की चीखती आवाज। कार साइड में घूमती हुई फिसल गई। टिंकर्स लेकर आए थे, तीनों रुक गई। What is going on? हैरी गरजे। सर, आगे ट्रबल दिख रहा है, ड्राइवर ने जवाब दिया। विंडो से देखा 4 कार्स रास्ता रोककर खड़ी थी, और उनके सामने लगभग दर्जन भर थग्स, बैट्स, नाइव्स और अलग अलग वेपन्स हाथ में। लोकेशन देखकर साफ था, ये एक्सीडेंट नहीं था। कैसीनो से मेन एरिया को जोड़ने वाले ब्रिज पर थे वो। मतलब ये एम्बुश था। हैरी के 2 बॉडीगार्ड्स ने उन्हें कार से बाहर निकाला। बाकी फ्रीक्स भी उतर गए। हैरी ने दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि वो लगभग टूट ही गया। फादर, मैं हेल्प कर सकता हूं, नंबर ने बाहर निकलते हुए कहा। मुझे पता है, हैरी ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में जवाब दिया। लेकिन मैं तुम्हारे हाथों पर ऐसा गंदा खून नहीं लगने दूंगा। उन्हें लगता है सिर्फ इसलिए कि मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे रफियन से डील करना नहीं आता। फ्रीक्स, अब तुम्हारा काम शुरू। 10 फ्रीक्स 14 थग्स के सामने खड़े थे। थग्स अजीब क्लाउन जैसे कपड़ों में थे। एक ने साइफ निकाला, दूसरे ने ननचक्स। वेपन्स की क्वालिटी में साफ फर्क था। फ्रीक्स के हथियार हाई क्वालिटी थे। कुछ तो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी क्रीचर से बने हों, और सच भी यही था। कुछ के हाथ में एंटी ऑल्टर्ड वेपन्स थे। हाहा, क्लाउन्स क्या करेंगे, खत्म करो। थग्स चिल्लाए और दौड़ पड़े। फ्रीक्स जरा भी नहीं हिले। पहला थग साइथ वाले के पास पहुंचा। साइथ बिजली की तरह घूमा, इतना तेज वार कि अटैकर अचानक गिर पड़ा। पीछे मुड़कर देखा, उसकी दाईं टांग अब उसके शरीर से जुड़ी नहीं थी। चीख गूंज उठी। उसके साथी झपटे। ननचक्स वाले ने एक की बांह पर मारा, हड्डी मौके पर टूट गई। दूसरे के सीने पर वार, वो उड़कर पीछे गिरा। कुछ ही सेकंड्स में ब्रिज पर सिर्फ 10 फ्रीक्स खड़े थे, बाकी सब गिर चुके थे। हैरी ने दृश्य देखा, अविश्वसनीय। अगर यही लोग हमारे बिजनेस की प्रोटेक्शन करते तो शायद डील टूटना अच्छा ही हुआ। सब वापस कार्स में बैठे और होम की तरफ निकल पड़े। नंबर फ्रीक्स की ताकत देखकर हैरान था। उसे मानना पड़ा, उसने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया था। वो सोचने लगा, सीधे मुकाबले में उसका क्या हाल होता। उधर कैसीनो के अंदर स्लिथ को खबर मिली। कार्डेनेज ग्रुप को रोकने की कोशिश नाकाम रही। I knew I had a good feeling about them, स्लिथ साहब। अब क्या करें सर? मेन ग्रुप भेजे, एक आदमी ने पूछा। जरूरत नहीं, स्लिथ ने टियर 3 लिखी फाइल्स छांटना शुरू किया। हम जैसे ग्रुप के लिए पर्सनली डील करना एम्बैरेसिंग होगा। उनके पास किसी नियर बाय गैंग को भेज देते हैं। वो एक फाइल निकालकर आगे सरकाता है। एक नई गैंग हाल ही में राइज हुई है, अपने इलाके की टॉप गैंग को हराकर टाउन ले लिया। कुछ ताकत तो होगी उनमें, देखते हैं वो इस काम को संभाल पाते हैं या नहीं। फाइल के ऊपर गैंग का पहला लेटर साफ दिख रहा था, H। अगला दिन हाउलर्स के लिए सामान्य था, और एक बार फिर गैरी मौजूद नहीं था। लेकिन कोई समस्या नहीं थी। फिलहाल हाउलर्स किसी बड़े टकराव की योजना नहीं बना रहे थे। जो गैंग्स पहले डिस्टर्बेंसेस पैदा करती थीं, अब शांत हो चुकी थी। इससे हाउलर्स को अपना टेरिटोरी संभालने और डे टू डे बिजनेस पर ध्यान देने में आसानी हो रही थी। काय के यूजुअल ऑफिस में इस बार सिर्फ वो नहीं, ओलिविया भी मौजूद थी।
जैसा हमेशा खाई अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था। सुबह की रिसर्च, दूसरी गैंग्स क्या कर रही हैं, कहां एक्सपेंशन की संभावना है, सब पर नजर। तुम्हें यह काम किसी और को दे देना चाहिए, ओलिविया ने अपने नए पेंटेड नेल्स देखते हुए कहा। हर बार जब मैं आती हूं तुम लगभग 1 घंटा लेट होते हो और फिर कहते हो कि मैं पंक्चुअल हूं। खाई ने गहरी सांस ली, आंखें मलते हुए स्क्रीन से नजर हटाई। ओलिविया के ऑफिस में होने का कारण सिंपल था, उनका डेली ट्रेनिंग सेशन। दोनों वेयरवुल्व्स थे। खाई का मानना था कि उन्हें एक दूसरे के साथ ट्रेन करना चाहिए। कोई एनिमी अभी सामने नहीं था, लेकिन भविष्य का क्या भरोसा। फिर भी ट्रेनिंग के बावजूद उन्हें वो एक्सप्लोसिव ग्रोथ महसूस नहीं हो रही थी जो पहले हुई थी। बॉडी कंट्रोल बेहतर हो रहा था, फॉर्म्स में लड़ने की स्किल भी, लेकिन रॉ स्ट्रेंथ, पावर स्पाइक नहीं। किसी को हायर करना मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट, काई ने जवाब दिया। और अभी हमारे पास पैसे की भरमार नहीं है। ऑक्शन के बाद हालत टाइट है। इस रेट से तो गैरी को वेल नोन टाइकून बनाने का प्लान भी आगे नहीं बढ़ा सकता। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के साथ डील हो जाती तो अच्छा था, लेकिन अब कहीं और देखना होगा। काई फिर से रिसर्च में डूब गया। उसी बीच ओलिविया का फोन बजा। ओके, हम थोड़ी देर में पहुंचते हैं। उसने कॉल काट दिया। विल बी देयर, काई ने दोहराया। तुम भी चल रहे हो, ओलिविया ने सीधा कहा। बर्नम स्ट्रीट, कह रहे हैं नॉट्सबर्ग से कोई आया है और हाउलर्स से मिलना चाहता है। हमारे कुछ क्लाइंट्स पहले नॉट्सबर्ग से थे। तुम जानते हो यह कितना बड़ा इश्यू हो सकता है। काई की आंखों में गंभीरता आ गई। वो देश के हर शहर को जानता था। नॉट्सबर्ग, Tier 2 सिटी, उन्हें हमसे क्या चाहिए? क्या ये वही गैंग है जिसके लिए अंडरडॉग्स काम करते थे? अगर ऐसा है तो हम अभी तैयार नहीं हैं। Tier 2 गैंग से भिड़ना अभी नहीं। ट्रेनिंग कैंसिल। खाई और ओलिविया बर्नहम फूड स्ट्रीट की तरफ निकल पड़े। उन्होंने बाकी मेंबर्स को इन्फॉर्म नहीं किया। आखिर नॉट्सबर्ग वाले भी बिना अनाउंसमेंट आए थे। अगर अटैक करना होता तो मीटिंग नहीं मांगते, और ये उनकी ओन टेरिटोरी थी। सेफ होने की संभावना ज्यादा थी, और वर्स्ट केस में खाई और ओलिविया दोनों के पास एस्केप करने की स्किल थी। सीफूड रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर खाई ने साइन बोर्ड की तरफ देखा। कितनी जगहें थी और इन्हें यही चुननी थी। पुरानी यादें ताजा हो गई, है ना? चुप रहो, ओलिविया ने कहा। उसने डबल डोर्स धक्का देकर खोले। यही वो जगह थी जहां पहले पिंसर्स का बेस हुआ करता था। दरवाजा खुलते ही ओलिविया ने ड्रामेटिक एंट्री ली। रेस्टोरेंट के सारे वर्कर्स झुक गए। मास्क के बावजूद उस फिगर को पहचानना आसान था। पूरा रेस्टोरेंट कस्टमर से खाली था। बस एक आदमी अंदर बैठा था। सूट, ग्लासेस, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जैसा अपीयरेंस। उसे देखकर कोई नहीं कहेगा ये गैंग मेंबर है। लेकिन ओलिविया जब 4 सीटर टेबल के पास पहुंची तो उसने एक वर्कर के चेहरे पर मार्किंग देखी। सीफूड रेस्टोरेंट के वर्कर्स साधारण कर्मचारी नहीं थे, वो पिंसर्स के ट्रेन्ड फाइटर्स थे। ये अकेला आया है। फिर भी उसने यहां प्रेजेंस बना ली, इतना कि बाकी जंप इन करने की हिम्मत नहीं कर रहे। खाई ने आगे बढ़कर ओलिविया से पहले सीट ले ली। ऑपोजिट उस आदमी के बैठ गया। ये उसने अपनी सेफ्टी के लिए किया, ओलिविया की नहीं। ये मैसेंजर लगता है, कहीं ये वही डील तो नहीं? I've heard a lot about you howlers, आदमी ने ग्लासेस ठीक करते हुए कहा। तो ये सच है, तुम लोग सच में मास्क पहनते हो। उसने हल्की मुस्कान दी। मेरा अनुमान है तुम दोनों लीडर नहीं हो। We are high ranking members, खाई ने शांत स्वर में जवाब दिया। गैंग में इनफ से रखते हैं डिसीजंस लेने के लिए। मीटिंग अनअनाउंस्ड है, लीडर बाहर है। उम्मीद है आप समझेंगे, क्योंकि आपके लीडर भी यहां नहीं दिख रहे। खाई के मास्क की वजह से उसकी स्माइल साफ दिख रही थी। मेरे लिए इतना काफी है, आदमी ने कहा। उसने बगल की सीट से एक सूटकेस उठाया, टेबल पर रखा। मेरे पास एक प्रपोजल है जो मुझे लगता है आपको बहुत बहुत दिलचस्प लगेगा। सूटकेस खुला। अंदर भरा था वो चीज जिसकी हाउलर्स को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी, पैसा। हर दिन ऐसा नहीं होता कि कोई Tier 2 सिटी से उठकर किसी Tier 3 टाउन में आए, वो भी स्लो जैसी जगह में, और सिर्फ पैसे अफर करे। तो साफ था कि इंट्रीग्ड हो चुका था। ये छोटी रकम नहीं है, काई ने शांत आवाज में कहा। पूरे 10 मिलियन। मुझे यकीन है आपकी गैंग के लिए ये काफी कुछ कर सकता है। आदमी मुस्कुराया और सूटकेस बंद कर दिया। उसे दिख रहा था खाई का ध्यान वह खींच चुका है। ये Tier 3 जगह है, सब एक जैसी ही होती हैं। उसने मन ही मन सोचा, ये रकम की समस्याएं हल कर सकती थी, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, स्थायी समाधान नहीं। दूसरी गैंग्स के लिए जो अपनी सीमाओं से बाहर बढ़ना ही चाहती, ये जिंदगी बदल देने वाला पैसा था।
खासकर उनके लिए जो इसे खुद पर खर्च कर देते। इसलिए उसे यकीन था कई गैंग्स इस मौके पर टूट पड़ती। इतनी रकम के लिए काम छोटा तो नहीं होगा। ओलिविया ने सीधा सवाल किया। नहीं नहीं, आपके लिए तो आसान होना चाहिए। कम से कम मेरी रिसर्च यही कहती है। स्लाव के हाउलर्स अचानक उभरे और अंडरडॉग्स को sheer स्ट्रेंथ से डोमिनेट कर लिया। आमतौर पर टेक ओवर धीमा होता है, चाहे टियर 3 टाउन ही क्यों न हो। लेकिन आपने जिस तरह किया वो आपकी ताकत और दिमाग दोनों दिखाता है। और इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमें आपकी स्ट्रेंथ चाहिए, एक समस्या सुलझाने के लिए। अब खाई समझ चुका था, उन्हें हाउलर्स चाहिए थे, मसल की तरह। ऊपर की गैंग्स अक्सर ऐसा करती हैं जब खुद के आदमी इस्तेमाल नहीं करना चाहती या पर्दे के पीछे रहना आसान होता है। सच कहें तो खाई को राहत थी, ये अंडरडॉग से जुड़ा मामला नहीं था। जब वो वक्त आएगा उसे सब कुछ फुल स्पीड में डालना पड़ेगा। मुझे मानना मुश्किल लग रहा है कि ऐसा कुछ है जो हम कर सकते हैं और आपकी गैंग नहीं। कैच क्या है? ओलिविया ने पूछा। खाई मन ही मन खुश था। ओलिविया वही सवाल पूछ रही थी जो वो खुद पूछता, बस उससे ज्यादा ब्लंट तरीके से। पैसा हमारे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन हम जानते हैं दूसरों के लिए रखता है। आदमी ने सीधा कहा। टारगेट एक टियर 3 सिटी है, स्लफ के पास। गैंग नहीं, एक बिजनेस। आपको बस उनका काम थोड़ा डिसरप्ट करना है। कुछ शिपमेंट्स रोक दो, कुछ वेयरहाउसेस जला दो। कैसे करना है ये आपकी क्रिएटिविटी पर है। बेशक ऐसा करते वक्त गार्ड्स मिल सकते हैं, आप टारगेट भी बन सकते हैं। इसीलिए पेमेंट है। रिस्क के बिना रिवॉर्ड नहीं मिलता। सच में खाई को ऑफर फेयर लगा, क्योंकि इसमें किलिंग शामिल नहीं थी। शायद गैरी भी इसे अलाउ कर देता। लेकिन एक सवाल उसे खाए जा रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि नॉट्सबर्ग जैसी टियर 2 सिटी किसी कंपनी से नाराज हो गई? कंपनी का नाम क्या है और उन्होंने ऐसा क्या किया? काय ने पूछा। वो आपकी चिंता नहीं, चाहे आपने बात घुमाकर ही क्यों न पूछी हो। आदमी ने जवाब दिया। कंपनी का नाम है कार्डेनस इलेक्ट्रॉनिक्स। कुछ पल चुप्पी रही। फिर काय बोला। माफ कीजिए, मैंने कहा था कि फैसला हम ले सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज के लिए मुझे अपने लीडर से बात करनी होगी। हम अभी ग्रोथ फेज में हैं। यहां पहले ही काफी झंझट है। दिन के अंत तक जवाब दे दूंगा। अगर कॉल नहीं आया तो समझ लीजिए हम डील एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कुछ देर बाद नॉट्सबर्ग का आदमी चला गया। क्या सच में गैरी से पूछोगे? ओलिविया ने पूछा। नहीं, वो बस बहाना था उसे बाहर निकालने का और इस डील से निकलने का रास्ता। ये लोग वैसे लगते हैं जो ना सुनकर दुश्मनी पाल लें। फिलहाल मैं देखना चाहता हूं कि ये डेवलपमेंट कहां जाता है। शायद कोई बड़ा मौका निकल आए। अब समय था गैरी के वापस जाने का। इस बार फुल मून दूर था, वो शांति से समय बिता सकता था और जरूरत पड़े तो वापस भी आ सकता था। और सबसे बढ़कर सिन क्लोव भी एकेडमी में थी। क्या मैं उससे फिर मिल पाऊंगा? इस बार मैं बेहोश सा नहीं रहूंगा, शायद वहीं से शुरू कर सकें जहां छोड़ा था। गैरी के दिमाग में अभी भी वो तस्वीर ताजा थी जब शिन ने जाते वक्त उसे किस किया था। वो बस में बैठा था। लंबा सा सफर था, बस लगभग खाली थी। मेन सिटी पहुंचने के बाद उसे दूसरी बस पकड़नी थी जो एकेडमी जाती थी। स्टॉप पर उतरकर वो एकेडमी वाली बस में चढ़ गया। बस ड्राइवर को बस आईडी दिखानी थी। गैरी को लगा था बस खाली होगी, लेकिन पीछे एक व्यक्ति बैठा था, खिड़की से बाहर देखते हुए। नो वे, तुम यहां क्या कर रहे हो? गैरी ने पूछा। गैरी, लगता है तुम भी एकेडमी वापस जा रहे हो। नंबर ने जवाब दिया। मुझे पता ही नहीं था तुम गए थे। क्यों गए थे? आई बस कुछ फैमिली स्टफ था। दोनों टीनेज लड़के एकेडमी वापस जाते समय चुप बैठने वाले थे, लेकिन साथ में सफर मिल जाना एक अच्छा सरप्राइज था। कैचअप करने जैसा ज्यादा कुछ था भी नहीं। गेरी परसों, नंबर कल, बस इतना ही फर्क था। गेरी के अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स थी। एफा उसका सपना था, वापस आकर अच्छा भी लग रहा था, लेकिन स्लो छोड़कर आना उसे अंदर से परेशान कर रहा था। दोस्त, उसकी गैंग, पूरा शहर, गैंग लीडर होना, चाहे नाम का ही क्यों ना हो, जिम्मेदारी बहुत होती है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। बस में वे दोनों अकेले थे। ड्राइवर ध्यान नहीं दे रहा था। तो दोनों ने अपने स्पेशल लेसन्स पर बात शुरू कर दी, लेकिन वेग तरीके से। स्ट्रेटजीज, अगली लेसन तक की प्लानिंग। समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। एकेडमी पहुंचते पहुंचते क्लासेस खत्म हो चुकी थी। दोनों सीधे डॉर्म की तरफ बढ़े। फ्लोर पर पहुंचते ही एक कमरे से आवाजें आ रही थीं। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, खुद आ जाती हो और जो मन आए वही देखती हो। ये मेरा कमरा है, कम से कम फिल्म तो मुझे चुनने दो। एक लड़के की आवाज गूंजी। तुम्हारा टेस्ट कचरा है
और तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए क्या? लड़की ने पलटकर जवाब दिया। गैरी और नंबर ने एक दूसरे को देखा। दोनों वैसे भी पास से गुजर रहे थे। सोचा, चलो बता देते हैं कि हम लौट आए। अंदर अचानक शांति छा गई। फिर कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला। मैसी दिखता इयन सामने था। हे, इजी, दोनों वापस आ गए, इयन ने अंदर चिल्लाया। अंदर से दरवाजा धड़ाम से बंद होने की आवाज आई। इयन ने कंधे उचका दिए। शायद बाथरूम गई है। नहीं गई। बाथरूम के पीछे से इजी की आवाज आई, बस फ्रेश हो रही हूं। कमरे में घुसते ही स्पष्ट था कि हालत खराब है। कपड़े इधर उधर, खाने के टुकड़े यहां वहां। नंबर ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और सफाई शुरू कर दी। गैरी ने गौर किया, यह पहली बार नहीं था। गोट ऑल्टर्ड काफी प्रैक्टिस के साथ सही कर रहा था। शायद उसे आदत पड़ चुकी थी। कुछ देर बाद इजी बाहर आई। चेहरा थोड़ा फ्लस्टर्ड था। पहले जहां उसके बाल उलझे रहते थे, अब नीटली ब्रेडेड थे। स्पष्ट था वो किसी खास के लिए एफर्ट कर रही थी। जब कमरा ठीक ठाक लगने लगा, चारों बैठ गए। कैचअप शुरू हुआ। इजी जानना चाहते थे ट्रिप कैसा था। गैरी और नंबर ने बात टाल दी। बस फैमिली स्टफ, कुछ खास नहीं। दूसरी तरफ इजी और इयन के पास भी ज्यादा अपडेट नहीं था। क्लासेस अटेंड की, ट्रेनिंग की, स्ट्रॉन्गर बनने की कोशिश। लेकिन 3 दिन में क्या बदलता? अच्छा है कि तुम दोनों मेहनत कर रहे हो, लेकिन अभी तो मेन एकेडमी में आए हैं, थोड़ा रेस्ट नहीं कर सकते? कम से कम वो तो यही करने वाला था। वेयरवुल्फ होने के कारण उसे बीस्ट्स खाकर भी स्ट्रेंथ मिल सकती थी। ट्रेडिशनल ट्रेनिंग उसके लिए उतनी इफेक्टिव नहीं थी। इजी ने एक्सेल करना है, खासकर फिजिकल लेसन्स में। तुम्हें क्वार्टरली असेसमेंट्स के बारे में पता है? एएफ अलग था। यहां साल भर पढ़ाई करके ग्रेड नहीं बढ़ता। ये जगह है अगली जनरेशन के ऑल्टर्ड तैयार करने की। टीचर्स को फर्क नहीं पड़ता कि तुम बुक स्मार्ट हो या नहीं। याद है जब हम पहले दिन कुछ स्टूडेंट्स से भिड़े थे? गैरी को बस सिन याद थी, बाकी चेहरों की धुंधली याद भी नहीं। फिर भी उसने सिर हिला दिया। बस वही गोल होना चाहिए। अगर तुम प्रूव कर दो कि तुम एएफसी में डेब्यू मैच के लिए तैयार हो, तो टीचर्स खुद तुम्हें कोच असाइन करेंगे। डेब्यू मैच के बाद तुम प्रैक्टिकली एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाते हो। फिर अटेंडेंस जरूरी नहीं। चाहो तो लेसन्स आ सकते हो, लेकिन टेक्निकली स्टूडेंट नहीं रहते। कमरे में शांति छा गई। इसलिए असेसमेंट्स में प्रॉमिस दिखाना जरूरी है। पहली बार में पास होने की उम्मीद नहीं, लेकिन अगर ग्रोथ दिखाई, टीचर्स नजर रखेंगे। गैरी के दिमाग में तुरंत शिन का ख्याल आया। उसका डेब्यू मैच किसी भी दिन हो सकता था। मतलब वो एकेडमी छोड़ देगी, फिर शायद मुलाकात भी ना हो। मेरे लिए एएफए में रुकने का मतलब क्या है? सिर्फ स्पेशल लेसन्स? मेरी करंट स्ट्रेंथ से तो मैं एएफसी में एंट्री ले सकता हूं। अगर असेसमेंट में फुल परफॉर्मेंस दिखा दूं तो जल्दी निकल सकता हूं। फिर एएफसी फाइटर बनकर काय की योजना भी पूरी कर सकते हैं। टाइकून वाला प्लान। मैचेस में दिख जाऊंगा। बाकी समय स्लो में रहूंगा, एमी के साथ, हाउलर्स के साथ। उसके मन में फैसला बन चुका था। बातें खत्म हुई। सबने सोचा यात्रा से दोनों थके होंगे, अर्ली नाइट लेना बेहतर है। गैरी ने नंबर को बाय कहा। अपने कमरे में गया, लेकिन दरवाजे के पास ही रुक गया। फ्लोर पर कुछ पड़ा था, एक एनवेलोप। ये क्या है? उसने उठाया। उस पर लिखा था, आज रात 12 बजे लेवल 4 के ऑक्टागन रूम में मिलो। मुझे पिछली बार जो हुआ उसके बारे में बात करनी है। गैरी की धड़कन तेज हो गई। मेरे कमरे में छोड़ा गया लेटर, क्या ये शिन का हो सकता है? दुर्भाग्य से उस रहस्यमयी लेटर पर कोई सिग्नेचर नहीं था। मतलब उसे कोई भी लिख सकता था। गैरी ने कभी शिन की हैंडराइटिंग देखी ही नहीं थी। अक्षरों को देखकर पहचानने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन उसकी नई सेंसेस ने उसे एक तरीका दिया। उसने गहरी सांस ली, सूंघा, किसी खास सेंट की तलाश में। जब उसका क्रश किडनैप हुआ था, वो उसे उसकी खुशबू से ढूंढ पाया था। उस दिन के बाद से शिन की सेंट उसके दिमाग में दर्ज हो चुकी थी, लेकिन इस लेटर पर उसकी खुशबू का कोई निशान नहीं था। फिर भी हो सकता है वो ही हो, गैरी ने सोचा। उसका दिल थोड़ा धीमा पड़ गया। रूम्स रोज साफ होते हैं। लेटर अभी हाल में ही छोड़ा गया होगा। अब क्या करूं? एक तरफ शायद शिन ही हो, पिछली बार ठीक से बात नहीं हो पाई थी, शायद इसलिए बुलाया हो। लेकिन अगर मिलना ही था तो सीधे क्यों नहीं मिली? कम से कम इनडायरेक्टली दोस्तों से नंबर ले सकती थी। फिर लोकेशन ऑक्टागन रूम, वो जगह अक्सर फाइट्स के लिए चुनी जाती थी। कितने लोग एकेडमी में उससे लड़ना चाहते थे? गिनती के ही तो थे। मुझे इसे इग्नोर कर देना चाहिए,
लेकिन एकेडमी में हूं, सेफ ही होना चाहिए, है ना? अगर वो नहीं भी हुई और किसी ने चैलेंज किया, तो मैं चला भी तो सकता हूं। और अगर अभी नहीं गया, तो जो भी है, बार-बार परेशान करेगा। उसने खुद को समझाया। अभी भी काफी समय था अपना फैसला बदलने के लिए। लेकिन क्यूरियोसिटी जीत गई। इंतजार करने के बजाय वो पहले ही मीटिंग प्लेस पर पहुंच गया। अब इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। शाम के करीब 9 बजे थे। उसने सोचा था जगह खाली होगी, लेकिन कई स्टूडेंट्स अकेले ट्रेनिंग कर रहे थे। कोई हैवी बैग्स पर पंचेस बरसा रहा था, कोई ड्रिल्स कर रहा था। स्पैरिंग रिंग में भी 2 छात्र थे। हालांकि वो फुल स्पार नहीं कर रहे थे, बस स्लो मोशन में मूव्स प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि दूसरा रिएक्ट कर सके। तभी गैरी को एहसास हुआ, वो जितना सोच रहा था उससे ज्यादा सेफ था। मेन एकेडमी में टीचर की परमिशन के बिना फाइट अलाउड नहीं थी। वो साइड बेंच पर बैठ गया, सबको मेहनत करते देखता रहा, पसीने से भीगे शरीर लिमिट से आगे बढ़ने की कोशिश। तभी एक स्टूडेंट पर उसकी नजर टिक गई। सबसे भारी बैग। वो उसी पर वार कर रहा था। हर पंच के साथ बैग झूलता और वापस आते ही वो फिर वार कर देता। इंप्रेसिव सिर्फ ताकत नहीं थी, उसकी स्टैमिना थी। कई मिनट तक वही स्पीड, वही पावर, बिना थके। इसका नाम वू था, अगर मुझे सही याद है। स्पेशल लेसन्स में ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये सच में जबरदस्त मारता है। धीरे धीरे बाकी स्टूडेंट्स भी रुककर उसे देखने लगे। उसका पूरा शरीर पसीने में भीगा था। फर्श पर उसके चारों तरफ गहरे निशान बन गए थे। मुझे लगता था वेयरवुल्फ होने के कारण मेरी स्टैमिना क्रेजी है, लेकिन ये तो मुझसे भी आगे लग रहा है। समय कैसे निकला? जब गैरी ने चारों तरफ देखा, बस वो और वू बचे थे। कहीं लेटर वू ने तो नहीं भेजा? उसने सिर खुजलाया। लेकिन क्यों? पिछली बार जो हुआ, क्या वो स्पेशल लेसन की बात करना चाहता है? वो घड़ी के 12 बजने तक ट्रेनिंग करता रहा। मिडनाइट, घंटी बजी। उन्हें पंच रोक दिया, पातल उठाई, पानी पिया। फिर गैरी को देखा, भाव उठाई। तुम यहां क्या कर रहे हो? कहीं तुम मुझे पूरे टाइम देख तो नहीं रहे थे? मैं बहुत एक्सपोज्ड फील कर रहा हूं। इतना कहकर उसने छाती डंकी और अजीब तरह से सिर्फ अपने निपल्स। ओए, चुप रहो। गैरी का चेहरा लाल हो गया। उसे ऐसी शेमलेसनेस की उम्मीद नहीं थी। अपोलो के साथ घूमने वाला वू उसे लगा था सीरियस टाइप होगा, लेकिन शायद थोड़ा गूफबॉल भी था। मैं बस किसी का इंतजार कर रहा हूं, तुम तो बस ट्रेनिंग कर रहे थे। स्पष्ट था, लेटर वू ने नहीं लिखा था। गैरी कुछ मिनट और रुकने वाला था, फिर जाने का सोचता। तभी दूसरे दरवाजे से कोई अंदर आया। गहरी त्वचा वाला लड़का, दोनों हाथों में कई ब्रेसलेट्स। गैरी ने दिमाग पर जोर डाला। कहां देखा था इसे? ओह, तो तुम्हारी डेट एक डिब्यू स्टूडेंट के साथ है? मैं जज नहीं करता, वू ने किनारे से कहा। तभी गैरी को याद आया, वो उन्हीं स्टूडेंट्स में से था जो पहले दिन उनसे भिड़े थे। फिर मिलकर अच्छा लगा गैरी, शायद तुम्हें याद नहीं, कोई बात नहीं। मेरा नाम शिंगी है। अच्छा लगा कि तुम आए। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी, शरीर भी। उसने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लिया, खुद को स्टेडी रखने के लिए। मुझे पता है अजीब लग सकता है, लेकिन जब से मैंने तुम्हें यहां ट्रेन करते देखा, जब तुमने बैग फाड़ दिया था, मैं ठीक से सो नहीं पाया। मुझे डर था उस फाइट में क्या होगा। मुझे लगा तुम मेरे दोस्त को मार दोगे, चाहे गलती से ही सही। लेकिन वो बच गया। उसने गहरी सांस ली। उस दिन की फाइट अजीब थी। तुम्हारी कैपेबिलिटी के सामने वो तो आसान जीत होनी चाहिए थी। मैंने उसे वार्न भी किया था तुम्हारे बारे में, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, तुमने उस फाइट में अपनी पूरी ताकत क्यों नहीं इस्तेमाल की? शिंगी की नजर गंभीर थी, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक बड़ी आकृति खड़ी थी। संयोग से मुझे भी इस सवाल का जवाब जानना है। एडी ने बाहें बांधते हुए कहा। गैरी को मानना पड़ा, जितनी बातें वो सोचकर आया था, ये सवाल उनमें से नहीं था। असल में शिंगी और एडी गलत नहीं थे। उस दिन फाइट के वक्त गैरी कई वजहों से ऑफ था, और अगर वो सच में अपनी पूरी ताकत दिखाता, जैसे उसने एक सुपरवाइजर टीचर के खिलाफ की थी, तो उसे अपनी फुल ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करनी पड़ती। वो अभी भी कमरे में था। उसे ये बातचीत काफी दिलचस्प लग रही थी, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें एक टीचर भी शामिल था। वो थोड़ा किनारे हट गया, तौलिया सिर पर डाला और सुनने लगा। अगर सिर्फ शिंगी पूछता तो मैं बात घुमा देता, लेकिन ये एडी भी क्यों पूछ रहा है? गैरी ने सोचा। तुम क्या कहना चाहते हो? गैरी मुस्कुराया। मैं वो फाइट मुश्किल से जीता था। उस दिन मैं बहुत बीमार था। ईमानदारी से कहूं तो मुझे ठीक से होश भी नहीं था। वो हल्का सा हंसा।
शिंगी ने मुट्ठी भींच ली। अगर ये सच है तो तुम मेरे साथ एक मैच से नहीं बचोगे। मुझे तुमसे लड़ना होगा, इस डर से बाहर निकलने के लिए। क्या तुम स्पेशल हो, वन ऑफ अ काइंड? शायद फाइट के बाद समझ पाऊं। उसके शब्दों पर वू ने फिर सिर उठाया। गैरी ने कहा वो जीता था। अगर हमारे ग्रुप और उनके ग्रुप ने सेम स्टूडेंट से फाइट की थी तो हम तो हारे थे। फिर ये कैसे जीता? माफ करना, गैरी ने शांत आवाज में कहा। पिछली बार जो हुआ उसके बाद मेरा बिना वजह फाइट करने का मन नहीं। एकेडमी में मुझे बहुत कुछ सीखना है, अपनी पावर्स कंट्रोल करना भी। शिंगी के चेहरे पर निराशा साफ थी। सच तो यह था, वो एडी के पास खुद गया था। एडी भी इंटरेस्टेड था क्योंकि उसे खुद गैरी के पंचेस लगे थे। फाइट करने की वजह चाहिए? एडी ने ठुड्डी सहलाई। शायद मैं दे सकता हूं। तुम और सिन एक दूसरे को जानते हो, है ना? और मेरे हिसाब से तुम उसे पसंद करते हो। गैरी का चेहरा सब कह गया। वो तुरंत नजरें फेर गया। वो ईमानदार था, चेहरे पर सब पढ़ा जा सकता था। क्या ये ठीक है? शिंगी ने धीमे से पूछा। मैं शिन के डेब्यू मैच की ट्रेनिंग देख रहा हूं, इसलिए वो कम दिख रही है। अगर तुम ये मैच सीरियसली लेते हो तो शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ फेवरेबल सिचुएशंस बना सकूं। शिंगी कुछ कहना चाहता था, लेकिन एडी की हल्की सी किक ने उसे चुप करा दिया। आखिर ये सब उसी के लिए हो रहा था। किसी और के लिए ये ऑफर काफी ना होता, लेकिन गैरी के लिए हाफ रीजन वो एएफए आया ही था, सिन की वजह से। थोड़ी ताकत दिखा दूं तो क्या होगा? मैं चेक्स पास कर चुका हूं। अब कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगेगा, और जितना बेहतर दिखूंगा उतना शिन के करीब जा सकूंगा। उसके दिमाग में तस्वीरें बनने लगी, वो और शिन रैंक्स में ऊपर बढ़ते हुए। फिर एक दिन दोनों आमने सामने मैच में। मैच शुरू होने से पहले गैरी घुटनों पर झुक जाता। आई एम सॉरी, मैं उस लड़की पर हाथ नहीं उठा सकता जिससे मैं प्यार करता हूं। क्राउड चीखने लगता। सिन शर्मा जाती। वही सबके सामने कन्फेशन। इतिहास बन जाता वो पल। हकीकत में बाकी सब बस ये देख रहे थे। गैरी का चेहरा अजीब बन रहा है, कंधे ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो पूरी तरह खो चुका है। ये लड़का, इसने एएफए के टॉप स्टूडेंट्स में से एक को हराया। स्पेशल लेसन में ठीक किया था, लेकिन अपोलो इसमें क्या देखता है, समझ नहीं आता। ऊ ने सोचा। ठीक है। गैरी अचानक बोला, मैं ये फाइट जीतूंगा। टीचर, अपना वादा मत भूलिएगा। ऑक्टागन तैयार हुआ। इस बार एडी खुद केज के अंदर था। उसे नहीं पता था पिछली बार जैसा कुछ अजीब होगा या नहीं, लेकिन गैरी अलग लग रहा था, पहले से अलग। गैरी थोड़ा चिंतित था। बीस्ट कंज्यूम करने के बाद वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग था। मून बूस्ट नहीं था, लेकिन इस बार वो खुद से लड़ नहीं रहा था। इस बार वो साफ दिमाग से था, अपनी स्किल्स पूरी तरह दिखा सकता था। मैच शुरू होने से ठीक पहले, एक फेवर है, गैरी ने कहा। शायद ये एरोगेंट लगे, लेकिन अगर तुम्हें लगे कि हमारे बीच बड़ा फर्क है तो तुरंत गिव अप कर देना, तुम्हारे और मेरे दोनों के भले के लिए। अकेडमी आने के बाद उसने ज्यादा फाइट्स नहीं की थी, लेकिन वेयरवुल्फ बनने के बाद उसे एक बात समझ आई थी। हर फाइट के साथ उसके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ती थी। कभी कभी वो खुद को रोक नहीं पाता था। ठीक है, शिंगी ने दहाड़ लगाई। शिंगी को भरोसा था कि इस बार दोनों के पास बराबरी का एडवांटेज है। पिछली बार उसने अपने ऑल्टर्ड फॉर्म का कुछ हिस्सा दिखाया था, भले ही नियमों के खिलाफ था, और उसने गैरी का वुल्फ लाइक रूप भी देख लिया था। लेकिन सच्चाई ये थी, गैरी को याद ही नहीं था कि शिंगी कर क्या सकता है। उसने तय किया, फ्लो के साथ जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो अपनी असली ताकत दिखा देगा, ताकि दोबारा कोई उसे चुनौती देने की हिम्मत न करे। तुमने मुझे टिप दी थी, तो मैं भी एक देता हूं, शिंगी बोला। फाइट शुरू होते ही अपना ऑल्टर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना, वरना पहला अटैक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। गैरी मुस्कुराया। उसने अपने स्टैट्स देखे। ग्रेड बिशलास, वॉरियर लेवल 2, हेल्थ 250, एनर्जी 3x assassin 98, स्ट्रेंथ 36, डेक्सटेरिटी 26। सिस्टम ने कोई क्वेस्ट नहीं दिया। सॉरी, शायद तुम स्किल्ड हो, लेकिन मेरे सिस्टम के हिसाब से तुम इतने नहीं कि एक्सपी मिले। अगर फाइट ज्यादा डेंजरस हुई तो मैं बीच में आ जाऊंगा, एडी ने कहा। वो अब केज के पास आ गया था। टीचर के इन्वॉल्व होने की बात सुनकर उसके दिमाग में अजीब सिनेरियोज बन रहे थे, लेकिन जो असल में हुआ था वो उसकी कल्पना से भी ज्यादा पागलपन भरा था। मैच जानता था वो बिना ट्रांसफॉर्म हुए भी जीत सकता है, लेकिन सब कुछ रिवील नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने आर्म्स ट्रांसफॉर्म किए। भूरे फर उसके पैरों पर उग आए, चेहरे का हिस्सा भी बदल गया।
लगभग 60 पर ट्रांसफॉर्मेशन। पूरा वेयरवुल्फ नहीं। शिंगी ने तुरंत अटैक किया। दोनों हाथ आगे बढ़े और असामान्य तरीके से स्ट्रेच हो गए, पूरे अरीना के पार। स्पीड तेज थी, लेकिन केज से टकराए। वो गया कहां ने सोचा। नीचे से आवाज आई। गैरी झुक चुका था। उसने मुट्ठी कसकर सीधा शिंगी के पेट में पंच मारा। धमाका। शिंगी का शरीर हवा में उठ गया। उसके मुंह से तरल बाहर निकला। उल्टी रोकने की कोशिश कर रहा था। एडी ने सब देखा। रायन के अटैक्स डॉज करना एक बात थी, लेकिन ये स्पीड, ये स्ट्रेंथ। शिंजी साफ आउटमैच्ड है। वो फाइट रोकने पर विचार करने लगा, लेकिन हवा में ही शिंगी ने दांत भींच लिए। वो यूं ही टॉप डेब्यू स्टूडेंट नहीं था। उसकी आर्म्स वापस खिंची, फिर दोबारा स्ट्रेच हुई। इस बार गैरी के शोल्डर्स पकड़ लिए। गैरी को लगा फाइट खत्म हो चुकी है, लेकिन वो क्यूरियस था, अब क्या करेगा ये। शिंजी के सिर का ऊपरी हिस्सा सिल्वर हो गया, मानो मेटल में बदल गया हो। वो पीछे झुका, फिर आगे झटका। हेडबट। गैरी मुस्कुराया। तुम चाहते थे मैं ऑल आउट जाऊं, लेकिन नहीं जा सकता। मेरे पास डेडली स्किल्स हैं। फुल वेयरवुल्फ बना तो तुम समझ जाओगे कि मैं ऑल्टर्ड भी नहीं, लेकिन एक चीज दिखा सकता हूं, मेरी एंड्योरेंस। दोनों ने एक साथ सिर टकराया। धम। गैरी का सिर पीछे जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। उसने शिंगी के हाथ पकड़ लिए। तुम उम्मीद से बेहतर हो, लेकिन अब आराम करो। शिंगी की आंखें पहले ही धुंधली हो चुकी थी। पहले पंच में ही वो लगभग आउट था। अब उसका शरीर ढीला पड़ा और वो बेहोश होकर गिर गया। वो हैरान था। एक पंच और एक हेडबट, ये कैसे खत्म हो गया। एडी मुस्कुराया। तुमने अच्छा किया। पहले हिट के बाद ही फाइट खत्म थी, लेकिन तुमने हार नहीं मानी, अपना सब कुछ दिखाया। गैरी ने भी नोटिस किया था, हेडबट के दौरान शिंगी की आंखें जैसे किसी बेहोश इंसान की। वो हैरान था कि उसने इतना होल्ड किया। उसका मकसद था फाइट जल्दी खत्म करना, ताकि ज्यादा रिवील न करना पड़े, और वो सफल रहा। रायन वाली फाइट से ज्यादा दिखाया, लेकिन सब नहीं। कुछ देर बाद शिंगी होश में आया। गैरी को देखते ही वो कैनवस पर झुका, सिर जमीन से लगाया। थैंक यू मुझसे फाइट करने के लिए। जैसा सोचा था, तुम स्पेशल हो, लेकिन एक बात की खुशी है। उसे याद आया वो बैग का फटना। मैं तुम्हारा पंच सर्वाइव कर गया। गैरी ने हाथ बढ़ाया। हम सब स्टूडेंट हैं, बस सीख रहे हैं। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। उसने शिंगी को उठाया। एडी आगे आया, चेहरे पर ग्रिन। अब जब ये क्लियर हो गया, मेरा एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है तुम एएफसी के लिए तैयार हो। क्यों ना डेब्यू स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस ज्वाइन कर लो। ऑक्टागन में एक नई चुप्पी छा गई। हालांकि वू को मानना पड़ा कि अभी हुए मैच में गैरी सचमुच प्रभावशाली था, फिर भी वह जो सुन रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। टीचर ने अभी अभी गैरी से कहा था कि वह सारी प्रोसीजर्स बाईपास करे और सीधे अपने डेब्यू मैच की तैयारी करे। यह एएफए के हर स्टूडेंट का सपना था, और वह सपना उसे यहीं इसी पल सौंपा जा रहा था। एडी के लिए यह सीधी बात थी। गैरी ने रयान को हराया था, डेब्यू स्टूडेंट्स में नंबर 2। कुछ लोग इसे किस्मत या उसके आउट ऑफ कंट्रोल पावर्स कह सकते थे, लेकिन सच यह था कि वह अभी एक और स्टूडेंट को भी आसानी से हरा चुका था। उसे उनके बराबर लेवल पर न रखना समझदारी नहीं होती। किसी भी वजह से उसे एकेडमी में रोके रखना उसके समय की बर्बादी थी। साफ था, यह ऐसा टैलेंट था जो स्काउट्स की रेडार से बच गया था, और शायद उससे भी ज्यादा। एक पल के लिए गैरी खुद भी सोचने लगा। वह पहले ही तय कर चुका था कि अगले क्वार्टर असेसमेंट में वह अपनी पूरी ताकत लगा देगा। उस तरह वह एकेडमी छोड़कर वापस गैंग में जा सकेगा। लेकिन यह मौका इतनी जल्दी उसके सामने खड़ा हो जाएगा, उसने सोचा भी नहीं था। अगर मैं एक्सेप्ट कर लूं, गैरी ने मन ही मन सोचा, तो मैं एडी जैसे प्राइवेट कोच के अधीन रहूंगा। फिर अपने ऑफिशियल फर्स्ट मैच तक एकेडमी में रहूंगा, और उसके बाद मैं इस जगह का हिस्सा नहीं रहूंगा। अगर मैं हाँ कहूं, गैरी ने पूछा, तो क्या मुझे मेरे डॉर्मेटरी से निकाल दिया जाएगा, और मेरी सारी करंट लेसन्स इंक्लूडिंग स्पेशल लेसन्स सब बंद हो जाएंगी। एडी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि स्पेशल लेसन्स ग्रोथ के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन उसके हिसाब से गैरी उनसे आगे निकल चुका था। असल में ज्यादातर स्टूडेंट्स स्पेशल लेसन्स पूरा करने के बाद उस स्टेज तक पहुंचते थे जहां गैरी अभी था। और एक और वजह थी जिसे एडी को स्पेशल लेसन्स पसंद नहीं थे। पहले भी स्टूडेंट्स मरे थे। गैरी जितने ही प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा चुके थे, वो स्टेज तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। एडी को ठीक ठीक पता नहीं था कि स्पेशल लेसन्स में होता क्या है। उसे जानने की अनुमति नहीं थी।
लेकिन उसके दिल में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। जब तुम डेब्यू स्टूडेंट बनोगे, एडी ने आखिर जवाब दिया, तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट मैच की एक सेट डेट दी जाएगी। उसके बाद तुम सिर्फ कोच का स्केड्यूल फॉलो करोगे, सिर्फ कोच का। तुम्हें फैसिलिटी के एक अलग हिस्से में शिफ्ट कर दिया जाएगा जहां डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी, लेकिन जरूरत पड़े तो तुम वापस आ सकते हो। यह सुनकर गैरी ने सोचा कि उसने फैसला कर लिया है। कम से कम उसे ऐसा लगा। वह जवाब देने के लिए मुंह खोल ही रहा था, लेकिन अचानक उसके दिमाग में तस्वीरें चमक उठी। प्रिलिमिनरीज में घायल नुम्बा, शर्मीली जी और हमेशा मजाक करता हंसमुख यान। वह एकेडमी में अपना समय समुच एंजॉय कर रहा था। अब तक वे सब कुछ साथ पार कर चुके थे। ऐसा शॉर्टकट लेना कुछ सही नहीं लग रहा था। अगले असेसमेंट तक कितना समय है? गैरी ने पूछा। 4 हफ्ते, एडी ने जवाब दिया। अगर तुम्हें फाइट मिलती है तो उसकी प्रेपरेशन में 8 हफ्ते लगेंगे। गैरी ने गहरी सांस ली। माफ कीजिए, लेकिन मुझे यह ऑफर डिक्लाइन करना होगा, उसने कहा। लेकिन मैं वादा करता हूं, असेसमेंट में खुद को साबित करूंगा। तब आप मुझे वहीं देखेंगे। उसके बाद एएफए में उसका समय खत्म हो जाएगा। वह वापस गैंग के पास जाएगा और देखेगा कि उसका रास्ता उसे कहां ले जाता है। बात खत्म हुई तो शिंगी ने एक बार फिर गैरी का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। एडी मुस्कुराया। उसके मन में जरा भी शक नहीं था कि गैरी असेसमेंट पास करेगा। ऐसे में 4 हफ्ते और इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं थी, और गैरी के लिए इसका मतलब था 4 और हफ्ते स्पेशल लेसन्स के। जब वह जम्हाई लेते हुए हॉलवे से गुजर रहा था, उसने सोचा, कितना थकाने वाला दिन था। लेकिन उसे सुबह का ब्रेकफास्ट याद आते ही हल्की मुस्कान आ गई। वेयरवुल्फ होना सच में थकाने वाला काम था, खासकर महीने में एक बार। वो उसे जाते हुए देख रहा था। ईमानदारी से कहूं तो, वू ने खुद से कहा, मुझे लगा था वह मौके पर झपट पड़ेगा। मैं तो जरूर पड़ता। फिर वह हल्का सा हंसा। मजेदार बात है, अपोलो ने भी वही किया था जब उसे यही ऑफर मिला था। अगले दिन सुबह उठने के बाद गैरी हमेशा की तरह अपनी लेसन्स में गया। ऑल्टर्ड फाइटिंग टेक्निक से लेकर बाकी प्रोसीजर्स तक वह सब कुछ सीख रहा था। अब भी यह उसके लिए किसी सपने जैसा था। लेकिन स्कूल के उलट यहां वह हर बात पर पूरा ध्यान देता था। जब वीडियोस एनालाइज करने, ओपनिंग्स ढूंढने या टेक्निकल सवालों के जवाब देने की बारी आती, गैरी ज्यादातर सवालों का सही जवाब दे देता। क्या इसी वजह से गैरी इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है? इजी ने सोचा। ऊपर से थोड़ा एयरहेड लगता है, लेकिन फाइटिंग की बात हो तो वह सचमुच जीनियस है। कारण जो भी हो, इजी को और मेहनत करनी थी। वह पूरे ग्रुप में फिजिकली सबसे कमजोर थी। वह पीछे नहीं छूटना चाहती थी। जब क्लास खत्म हुई और वे बाहर निकले, तो कई स्टूडेंट्स एग्जिट डोर के बाएं तरफ घूर रहे थे, जैसे कोई अजीब चीज खड़ी हो। और जब गैरी और नुम्बा बाहर आए, उन्हें समझ आया क्यों। आह कुकू, क्रॉली चिल्लाया। मैं तुम दोनों को ढूंढ रहा था। लगा कहीं लू में तो नहीं चले गए। इजी और यान ने एक दूसरे को उठी भौहों से देखा। ये अजीब सा एडल्ट कौन है? यान खुद को रोक नहीं पाया। ये हमारे स्पेशल लेसन्स के टीचर हैं, गैरी ने जवाब दिया। ये सुनते ही इजी और यान को स्पेशल लेसन्स मिस करने का उतना अफसोस नहीं रहा। इनफ, क्रॉली ने हाथ उठाते हुए कहा। उसकी काली पंखों वाली केप हवा में फैल गई। आज प्लान्स में बदलाव है। एक स्पेशल गेस्ट आया है, कू। तुम्हें आज एक एक्स्ट्रा स्पेशल लेसन अटेंड करनी होगी। एएफए एकेडमी में एक अनपेक्षित मुलाकात चल रही थी। एक ऐसा मेहमान आया था जिसकी किसी ने घोषणा नहीं सुनी। फिर भी उसके आते ही वहां के प्रोफेसर्स तक उसे विशेष सम्मान और आदर देने की जरूरत महसूस हुई। दरअसल यह अपने आप में सम्मान की बात थी कि ऐसा व्यक्ति एएफए आया था। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि वह किसी दिन जरूर आएगा, एक खास व्यक्ति की वजह से। इस समय वह स्पेशल गेस्ट कई मीटिंग रूम्स में से एक में बैठा था। कमरे में केवल 3 लोग मौजूद थे। वे 3 प्रोफेसर्स जो प्रैक्टिकली एएफए चलाते थे, हाई, वुड और हम्फ्री। उस मेहमान ने एक ऐसी रिक्वेस्ट रखी थी जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आप आखिरी स्पेशल लेसन्स के रिजल्ट्स देखना चाहते हैं? हम्फ्री ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। यह निश्चित रूप से संभव है, लेकिन मुझे हैरानी है कि आपकी दिलचस्पी इसमें है। आपने बाकी सेशंस के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ सबसे हाल वाला। वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया। मैंने बस सुना था कि कोई दिलचस्प व्यक्ति आया है, बस उतना ही। मैं जानना चाहता था कि उसने कैसा प्रदर्शन किया। तीनों प्रोफेसर्स ने एक दूसरे की ओर देखा। जिसने ये रिक्वेस्ट की थी, उसे स्पेशल लेसन्स के कंटेंट के बारे में पहले से जानकारी थी,
इसलिए उनकी ओर से कोई समस्या नहीं थी, बल्कि उन्हें लगा कि छात्रों के बारे में उसकी राय जानना फायदेमंद रहेगा। वीडियो सेट किया जाने लगा। उसी दौरान 6 रिपोर्ट्स मेज के पार सरका दी गई ताकि वह व्यक्ति उन्हें देख सके। आखिरकार वीडियो चल पड़ा। उसमें दोनों टीम्स अपने जीवन के पहले बीस्ट से लड़ते हुए दिख रहे थे। लेकिन वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स को देखकर यह बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यह उनका पहला सामना है। मैं समझ गया, उस आदमी ने शांत स्वर में कहा। यह सचमुच कुछ खास स्टूडेंट्स हैं। पिछले कुछ वर्षों में आपको काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स मिले हैं। जैसा कि कहा जाता है, ऑल्टर्ड की नई क्रॉप हर बार बेहतर होती जा रही है। वह फाइल्स को ध्यान से छांटने लगा। कुछ देर बाद उसने उनमें से 2 रिपोर्ट्स अलग की और प्रोफेसर्स की ओर बढ़ा दी। अगर आप मुझसे पूछें, उसने कहा, तो ये 2 हैं जिन पर आपको खास नजर रखनी चाहिए। ये दोनों कुछ बड़ा बनेंगे। प्रोफेसर्स ने रिपोर्ट्स की ओर देखा। तीनों ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि उनके मन में भी वही एहसास था। उन रिपोर्ट्स पर लिखे नाम थे अपोलो और गैरी। आप मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं, उस आदमी ने कहा। लेकिन अगर आप बुरा न माने, तो मेरी एक और रिक्वेस्ट है, जो शायद आपके लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है। नंबर स्टी और गैरी एक बार फिर टीचर क्राउली के पीछे पीछे चल रहे थे। वे पहले ही बड़े स्टील के दरवाजों से गुजर चुके थे। छोटे से वेटिंग रूम में वे दूसरी ट्रियो से मिले, वू, स्नो और अपोलो। गैरी ने नोटिस किया कि अपोलो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। गैरी और अपोलो के बीच कोई खास रिश्ता नहीं था, बस कभी कभी 1-2 इंटरैक्शंस हुए थे। इतने नहीं कि गैरी उसके कैरेक्टर के बारे में कोई ठोस राय बना सके। यार, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी फिर से स्पेशल लेसन्स होंगी, नंबर ने फुसफुसाते हुए कहा। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता मैं इसके लिए तैयार हूं, गैरी। गैरी हल्का सा मुस्कुराया। सच कहूं तो मुझे तो सरप्राइज लेसन से खुशी है, उसने जवाब दिया। एक्स्ट्रा स्टैट्स, एक्सप, ये सब यही मिलता है। गैरी, नंबर ने सिर हिलाते हुए कहा, कभी कभी मुझे लगता है तू थोड़ा अजीब है। इतना बेफिक्र रहना, पागल तो मैं ही लगता हूं जो ज्यादा सोचता हूं। उसी समय उसने देखा, अपोलो भी मुस्कुरा रहा था। ज्यादा चिंता मत करो, वू ने कहा, मैं भी थोड़ा नर्वस हूं। वो इनकार नहीं कर सकता था। पिछली बार जो हुआ था उसके बाद घबराहट स्वाभाविक थी, और इस बार वे उन लोगों के साथ लड़ने वाले थे जिन्हें वे उतना अच्छे से नहीं जानते थे। उनके अपने रेगुलर दोस्तों का सहारा भी नहीं होगा। क्राउली उन्हें लाल और नीले कमरों तक ले गया। सबने अपने कपड़े बदले। फिर उसने गला साफ किया। कू, क्राउली चिल्लाया, सबका ध्यान खींचते हुए। आज की लेसन में दोनों टीम साथ भाग लेंगी। तुरंत ही सबके दिमाग में एक ही ख्याल आया, अगर दोनों टीम साथ लड़ेंगी तो बीस्ट जरूर बेहद खतरनाक होगा। उन्हें पहले ही चेतावनी दी गई थी। लेकिन फिर यह सरप्राइज लेसन क्यों? इसे सामान्य समय पर शेड्यूल क्यों नहीं किया गया? हालांकि तुम साथ काम करोगे, क्रोली ने आगे कहा। तुम्हारे रंग अब भी तुम्हारी टीम को दर्शाते हैं। असेसर हर टीम के प्रदर्शन को अलग अलग जज करेगा। जो बेहतर करेगी उसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट दी जाएगी। रुकिए, नंबर ने हाथ उठाया। आपने कहा था कि जब टास्क फोर्सेस दोनों टीम्स को साथ काम करने पर मजबूर करे तो हमें सरवाइव करने के लिए जो करना पड़े करें, है ना? हाँ, कहा था, क्रोली ने जवाब दिया। और वह अब भी सही है। इस स्पेशल स्पेशल लेसन को छोड़कर जब तुम प्रोसीड करोगे तब समझ जाओगे। स्पेशल रिक्वेस्ट? स्नो ने हाथ उठाया। क्या यह पिछली बार जैसा है, एनआरवी से कुछ मांगने जैसा? इस बार थोड़ा अलग है, क्रोली ने कहा। यह एकेडमी की पावर के भीतर होगा, जितना वे कर सकते हैं उतना। अब और कोई सवाल नहीं था। गैरी ने नजर उठाई और सामने अपोलो भी उसी क्षण उसकी ओर देख रहा था। ये दोनों टीम्स के बीच सीधा मुकाबला था। आखिरकार दोनों एक ही रूम में अपनी असली ताकत देख पाएंगे। दोनों दरवाजे एक साथ खुले। वे अलग अलग चेंबर में दाखिल हुए। दरवाजे पीछे से बंद हुए। फिर जब वे दोबारा खुले, दोनों टीम्स एक चमकदार सफेद कमरे में खड़ी थीं, पहले जैसा ही, और सामने एक अकेला व्यक्ति खड़ा था। मुझे लगता है तुम सब थोड़े कंफ्यूज्ड हो, वह आदमी बोला। बाकी सब जैसे जड़ हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे किसे देख रहे हैं। उधर गैरी ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और आंखें बंद कर ली। आज की तुम्हारी स्पेशल लेसन्स, उस आदमी ने शांत लेकिन चुनौती भरे स्वर में कहा, मुझसे लड़ना है। उसकी आंखें चमकी। मैं तुम छहों को टेस्ट करूंगा। एक साथ मुझ पर आओ, अपनी पूरी ताकत दिखाओ। फिर उसकी नजर सीधे गैरी पर टिक गई। खासकर तुम, स्ट्रीकर बॉय।
हालांकि एकेडमी में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जितने स्टूडेंट्स नहीं थे और न ही वह उन एकेडमीज जैसी थी जो किसी भी ऑल्टर्ड को बस दाखिला दे देती थी। फिर भी किसी वजह से एएफए अविश्वसनीय रूप से विशाल था। इसके पीछे कई कारण थे। उनमें से एक था उसकी मल्टीपल ट्रेनिंग फैसिलिटीज। कुछ लोग ये भी मानते थे कि एकेडमी सिर्फ ट्रेनिंग नहीं करती, बल्कि लैब्स जैसी फैसिलिटीज का इस्तेमाल दूसरी कंपनियों के लिए भी करती है। मुख्य क्षेत्र से थोड़ा दूर, मेन फील्ड के पार एक बड़ा सा चौकोर बिल्डिंग था। अगर वह किसी और जगह होता तो बाहर से बिल्कुल स्विमिंग फैसिलिटी जैसा लगता, लेकिन अंदर तैराकी नहीं हो रही थी। अंदर सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, तेज भारी ग्रंथ से, हर पंच तुम्हारे पहले पंच जितना ताकतवर होना चाहिए। एडी ने ताली बजाते हुए चिल्लाया, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। एक के बाद एक तेज धमाके गूंजते गए। एडी ने अपने स्टूडेंट्स की तरफ देखा और संतोष में सिर हिलाया। इस समय वह डीबू स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा था। उनके लिए खास तौर पर बनाई गई फैसिलिटी में सब मौजूद थे, शिन, रायन, शिंगी और बाकी। वे हरे एस्ट्रो टर्फ जैसी घास पर खड़े थे और एक विशाल पंचिंग बैग पर लगातार वार कर रहे थे। वह कोई साधारण बैग नहीं था, वह एकेडमी वाले बैग से भी ज्यादा भारी और कहीं ज्यादा सख्त था। और उससे भी ऊपर वे एक स्पेशल सिस्टम पर थे। हर पंच के साथ बैग पुली सिस्टम से पीछे खिसक जाता। जहां तक वह पहुंचता वहां एक लाल निशान बन जाता। फिर बैग वापस लौटता। हर बार जब बैग लौटता, स्टूडेंट को उतनी ही ताकत से या उससे भी ज्यादा ताकत से वार करना होता। इसी से एडी देख सकता था कि उनका हर अगला पंच पहले जितना मजबूत है या नहीं। सब पसीने में भीगे हुए थे। जब बैग फिर से सिन की ओर लौटा, उसने अपनी आखिरी बची ताकत इकट्ठी की और एक जबरदस्त पंच मारा। धड़ाम। बैग कमरे की पूरी लंबाई के लगभग 3/4 हिस्से तक जा पहुंचा। रायन ने दाएं देखा। सिन का निशान सबसे दूर था। यह कैसे कर रही है? रायन ने सोचा। 20 मिनट हो गए, फिर भी इतनी ताकत? रायन का ऑल्टर्ड फॉर्म कुछ हद तक गोरिल्ला जैसा था और बिना ट्रांसफॉर्म हुए भी उसकी ताकत असाधारण थी। शुरुआत में उसका पंच शिन से थोड़ा आगे गया था, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन रायन के लिए वही काफी था। मगर जैसे जैसे टेस्ट चलता गया, 10 मिनट बाद उसने महसूस किया कि वह अपने पहले वाले लाल निशान तक भी नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन शिन अब भी हर बार अपने निशान को छू रही थी और ऐसा भी नहीं लगता कि वह पंचेस रोक रही है। शायद यही सिन है, हम सबसे अलग लेवल पर। बैग वापस उसकी ओर आया। रायन की आंखों में जिद चमकी। उसे अपना लाल निशान छूना था। उसने पंच मारा और इस बार उसने ताकत खींचनी शुरू की। उसका फोरआर्म थोड़ा फैल गया, नकल्स थोड़े बालदार हो गए। धड़ाम। बैग उसके पहले वाले लाल निशान से भी आगे निकल गया। रायन, एडी गर्जा। उसने तुरंत बटन दबाकर मार्कर को पुराने स्थान पर रिसेट कर दिया। मैंने पहले ही कहा है, ऑल्टर्ड फॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं करना। रायन ने दांत भींचे। तुम्हें अपने फॉर्म्स के बिना मजबूत नींव बनानी है। नेचुरल बॉडी को इंप्रूव करना पहला कदम है। जब ट्रांसफॉर्म होते हो, तुम उसी स्टेट पर निर्भर हो जाते हो। ऑल्टर्ड स्टेट को ट्रेन करना मुश्किल है, लेकिन अगर रोजमर्रा वाली स्टेट मजबूत होगी, तो ऑल्टर्ड स्टेट खुद ब खुद बेहतर होगी। एडी ने अपने लेक्चर पर गर्व से सिर हिलाया। ट्रेनिंग काफी देर तक चली। आखिरकार एक एक कर सब जमीन पर गिर पड़े। सांसें फूल चुकी थी। सिवाय वह गहरी सांसें ले रही थी, लेकिन उसकी रिदम अब भी स्टेडी थी। बैग उसकी ओर लौटा, भीतर ली, सही समय पर बाहर छोड़ी। धड़ाम। फिर से लाल निशान। मैं समझ नहीं पाता उसे, रायन ने हांफते हुए कहा। ठीक है, एडी ने ताली बजाई। बस अभी के लिए इतना काफी है। आराम करो, फिर अगला सेशन शुरू करेंगे। शिन सबके पास आई। वह भी उनकी तरह जमीन पर बैठ गई और ढेर सारा पानी पीने लगी। स्पष्ट था, वह भी थकी हुई थी, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उसकी आंखों में जो उग्र चमक थी, वह जैसे स्विच की तरह आनफ होती थी। चलो बताओ, रायन ने स्नैक बार उसकी ओर फेंका। कौन सा जूस पीती हो? शिन ने उसे पकड़ा और तुरंत जमीन पर गिरा दिया। मैं कुछ नहीं लेती, उसने शांत स्वर में कहा। हर सेशन में मैं अपना सब कुछ दे देती हूं, चाहे कितनी भी थकान हो। बाकी सब सुन रहे थे, लेकिन उन्हें लगा वे भी तो अपना सब कुछ दे रहे थे। फर्क यह था कि उनका शरीर जवाब दे देता था। ठीक है, रायन ने कहा, तो ये बताओ, तुम्हें इतना पुश क्या करता है? हर बार पूछता हूं तो फेक आंसर देकर निकल जाती हो। साफ है कि तुम एएफसी का हिस्सा किसी वजह से बनना चाहती थी। सिन चुप हो गई। कारण एक नहीं थे। उसके पिता अपनी पोजीशन की वजह से ओवर प्रोटेक्टिव थे। उन्हें लगता था उनकी बेटी कमजोर है। फिर उसका भाई, जिसे वह बहुत चाहती थी।
लेकिन हमेशा उसकी तुलना उसी से होती। वह उसके बराबर या उससे आगे निकलना चाहती थी, जो किसी के लिए भी आसान नहीं था। मैं आजाद होना चाहती हूं, शिन ने धीरे से कहा। मैं ऐसी जिंदगी चाहती हूं जहां मैं सड़कों पर चल सकूं, किसी भी शहर जा सकूं जो चाहूं कर सकूं, बिना किसी के मेरे लिए चिंता किए। अगर ऐसा करना है तो मुझे सबसे बेहतर बनना होगा, है ना? वाह! एक और स्टूडेंट बोला। मेरे जवाब से तो बेहतर है। मैं तो बस फेमस होना चाहता हूं, एएफसी में कुछ मैचेस, फिर एक्टिंग जॉब या कुछ। इसलिए तुम सबसे पहले गिरते हो, रायन ने हंसते हुए कहा। शिंगी धीरे से बुदबुदाया, सोचता हूं वह यहां क्यों है और टेस्ट में कैसा करता। कौन? रायन ने पूछा। शिंगी तुरंत डिफेंसिव हो गया। कुछ नहीं, छोड़ो। नहीं, बोलो। किसने ध्यान खींचा? रायन ने दबाव डाला। शिंगी ने नीचे देखा। वह नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन रायन नहीं छोड़ता। गैरी, उसने आखिर कह दिया। कमरे में हल्की चुप्पी छा गई। सब जानते थे यह इनके लिए टैबू सब्जेक्ट था। रायन हंसा। अरे मैं ओवर इट हूं, उसका नाम ऐसे मत लो जैसे कोई बोगी मैन हो। बाकी लोग नर्वसली हंसे। अच्छा है, एडी ने साइड से आते हुए कहा। मैं सोच रहा था अगर उसने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया होता तो तुम पर असर पड़ता, लेकिन अब लगता है ये तुम्हें और मोटिवेट करेगा। क्या? एक स्टूडेंट चिल्लाया। आपने किसी ऐसे को इनवाइट किया जो बस कुछ हफ्तों से यहां है? शांत हो जाओ, एडी ने बाहें मोड़ी। वैसे भी उसने मना कर दिया। फिर उसने शिन की ओर देखा। और हां, शिन, मुझे बाद में तुमसे बात करनी है, उसके बारे में। बाकी सबकी दिलचस्पी और बढ़ गई। रायन का चेहरा लाल हो गया। इनफ, उसने कहा। उस बारे में नहीं। फिर उसने विषय बदला। वैसे टीचर, क्या आपको पता है जेडन टाइगर एकेडमी में क्यों आया है? जेडन यहां है? सिन लगभग उछल पड़ी। ये राज था कि वह उसका भाई है, तो फिर वह उससे मिलने क्यों नहीं आया? उसने बाहें मोड़ ली। हां, लगा था शायद वह हमें ट्रेन करने आएगा। एडी हल्का मुस्कुराया। सच? तो शायद मुझे देखना पड़ेगा। आखिर चल क्या रहा है?